नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रुपेश गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन। और आज हम मौजूद हैं बिलासपुर में, जहां हम जानेंगे कि जनता से जो दावे 2018 में किए गए थे वो कितने पूरे हुए और साथ ही जनता का चुनावी मूड कैसा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या उम्मीद लेकर वो मैदान में उतर रहे हैं और जनता को क्या उम्मीदें दे रहे हैं। बिलासपुर संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यहाँ 25 सीटें हैं विधानसभा की और पिछली बार 24 सीटें थी, लेकिन सारंगढ़ एक नई सीट इसमें जुड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि 2018 के इलेक्शन में जहां पूरे प्रदेश में बाईपोलर रिजल्ट्स आए थे, यहाँ पे ट्रायंगल रिजल्ट्स आए थे और यहाँ पे जनता कांग्रेस को भी सीटें मिली थी। यहाँ पे उसका भी एक जनाधार रहा है, लेकिन तब अजीत जोगी थे, आज अजीत जोगी नहीं है। तो वैसी परिस्थितियों में जेसीसी का क्या अस्तित्व है, उसकी भी परीक्षा इस चुनाव में होगी। तो हमारे साथ बिलासपुर को लेकर के तमाम चर्चाओं में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ धर्मलाल कौशिक जी हैं, स्पीकर हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। इसके अलावा रजनेश सिंह मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि इस बार उनको टिकट नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद 5 साल उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। विजय केसरवानी जी हैं, उसी बेलतरा सीट से जहां से ये जीत करके विधायक बने थे, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और स्वप्निल शुक्ला कांग्रेस के संगठन के सचिव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर कौशिक जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे लूंगा। 15 साल आपका राज रहा, 5 साल कांग्रेस का राज रहा, जनता आपको मौका फिर से क्यों दे? जनता मौका क्यों दे नहीं, जनता मौका दे रही है और उसके सबसे जो बड़ा कारण है विश्वसनीयता। कांग्रेस के सामने विश्वसनीयता के संकट है। जिस घोषणा पत्र को उन्होंने जारी किया और लोगों को सब्जबाज दिखाया गया कि हमारी यदि सरकार आएगी तो हम ये करने वाले हैं, और मुख्यमंत्री जी बड़े शान से बोल रहे हैं कि हमने अपना घोषणा पत्र पूरा कर दिया। मैं जनता के सामने इन प्रश्नों को रखा कि मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने सारी घोषणाएं पूरी कर दी है, आप उसको तहकीकात करेंगे कि कैसा है। तो मैंने उन लोगों से पूछा, माताओं से, कि इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल की कसम लेकर के कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या प्रदेश में शराबबंदी हो गई? लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि धान खरीदी को लेकर के अरे भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ ताली तो बजने दीजिए। ताली बज चुकी है सर। नहीं बजी है। शराबबंदी हो गई क्या? नहीं हुई। 2500 रुपए पेंशन मिला, 1000 महिलाओं को पेंशन मिला, 4,64,000 को नौकरी मिली। अरे ऐसे सरकार जिसको खुद को ये होश नहीं है कि हमने घोषणा क्या किया है, और ऐसे जो घोषणा पत्र बनाने वाले उसको बच्चे की तरह किनारे कर दिया गया। क्रियान्वयन समिति में वो नहीं है और इस सरकार से अब उम्मीदें लोगों की खत्म हो गई है। जो ये कहा गया है कि वक्त है बदलाव का, लोग बोलने लगे हैं वक्त है पछताव का। ठीक है, इसका जवाब विजय जी से ले लेते हैं। विजय जी, आप ही बताइए, जब आप मैदान में जाते हैं, लोगों के बीच में जनसंपर्क करते हैं, तो कैसा रिव्यू मिल रहा है? जैसे कि धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि घोटाले हुए, भ्रष्ट हुए, वादे हुए जो पूरे नहीं हुए, किस आधार पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं? माननीय धर्मलाल जी कौशिक जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका सम्मान है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा और 2500 रुपए में हम धान खरीदी की शुरुआत करेंगे। आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक जी, आप बहुत बड़े किसान हैं। आज आप 2640 रुपए में धान खरीदी का फायदा कांग्रेस पार्टी की घोषणा का ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अगर आप ले रहे हैं, मैं जनता से पूछना चाहता हूं, मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। जवाब लेते फिर आपके पास वापस आएंगे। जनता से नहीं कहा। एक सेकंड, नारेबाजी नहीं, जवाब देने दीजिए। आप लोगों के पास आऊंगा मैं, प्लीज। आपने मेरे से कहा, जनता से नहीं कहा। और मेरे से मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था। नहीं, प्रश्न पूरा क्या कर्जा अगर आपने लिया है, आप क्या कर्जा माफी हुआ है या नहीं हुआ है? अरे पहले धान खरीदे में हुआ है या नहीं हुआ है? कर्जा माफी का फायदा आपने लिया,
आपने अरे पहले धान खरीदी में आओ। कांग्रेस की सरकार का आपने फायदा लिया या नहीं लिया? और अभी इस बार जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है, दुर्गति हो रही है इनके जनता के सामने में, हमारे दुर्गति हो रही है, यदि दुर्गति हो रही है जनता के सामने प्रश्न में। ये है, हमारा एक ही सवाल है आदरणीय से, मेरे से पूछो, मैं बता आपसे रहा हूं। आम जनता से पूछना चाहता हूं कि आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक जी या रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर उन्होंने कर्जा लिया था तो उनका कर्जा माफ हुआ या नहीं? जवाब ले लेते हैं। धर्मलाल कौशिक जी, 2500 रुपए के धान खरीदे, धान खरीदी हुई कि नहीं हुई? 2500 रुपए के धान खरीदे, 4 किस्त का जो पैसा है मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, 74,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दिया है एमएसपी का पैसा, और 16,000 करोड़ रुपए 4 किस्त में केवल भूपेश बघेल ने दिया है। 16,000। यह विधानसभा के प्रश्न में मेरे जवाब में है, विधानसभा के प्रश्न में मेरे जवाब में है। प्रश्न विधानसभा के प्रश्न में मेरे जवाब प्रश्न इतना है, 74,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, जी आप वरिष्ठ केवल नेता हैं। 16,000 करोड़ रुपए ठीक है अभी सर, एक आपने बार दिया है। सबको शामिल कर लेते हैं। सर, एक बार सबको शामिल कर लेने दीजिए, फिर ये लड़ाई लड़ेंगे। 2800 रुपए में मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार भी मदद कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार जो वादे किए आप उसका लाभ ले रहे हैं किसान की हैसियत से कि नहीं ले रहे हैं, ये आप बता दें। चलिए बाकी लोगों से ले लेते हैं। रजनीश जी, जो सवाल था, अरे भाई छत्तीसगढ़ तो हमने बनाया जी, आपका क्या योगदान है? सबका योगदान है। छत्तीसगढ़ बनाया योगदान तत्कालीन नहीं है। प्रधानमंत्री हम लोगों अटल ने बिहारी भी वाजपेयी ने संघर्ष किया छत्तीसगढ़ 50 बनाने में। साल सरकार बनाने के बाद में छत्तीसगढ़ की याद नहीं आई। छत्तीसगढ़ किसी ने बताया बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। बोलिए अटल बिहारी वाजपेयी की। छत्तीसगढ़ की जनता, बोलिए अटल बिहारी वाजपेयी महाराज की। रहने वाले बहुत लोग वरिष्ठ इस नेता हैं। छत्तीसगढ़ को बनाने में भूमिका रही है। मौका दीजिए, बाकी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। जी स्वप्निल जी। छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति का योगदान रहा है छत्तीसगढ़ बनाने में। सारे रहिए, लोगों प्लीज ने शांत रहिए, आंदोलन प्लीज किया शांत है। रहिए। कोई एक पार्टी या व्यक्ति इसका नहीं ले सकता कि मैंने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है। छत्तीसगढ़ का निर्माण यहाँ की जनता की मांग पे, आवाज पे, आंदोलन में हुआ है। एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत विनम्रता विजय जी पूर्वक आपके पास आपके आएंगे, पास आएंगे, रजनीश जी प्लीज, से एक प्लीज। सवाल ले लेने दीजिए। रजनीश जी, लगातार हम देखते हैं बीजेपी कहती है छत्तीसगढ़ हमने बनाया, कांग्रेस कहती है छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया हमने बनाया। क्या जनता के मुद्दों में चुनाव नहीं हो सकता? कभी राम की बात पर चुनाव होगा, छत्तीसगढ़िया की बात पर चुनाव होगा, जनता की बात करिए आज मंच से। देखिए, मैं आप लोग को थोड़ा कांग्रेसी मित्रों का जवाब थोड़ा दे देता हूं, उसके बाद आपके विषय में आऊंगा। इन्होंने कहा कि थोड़ा सुन लीजिए, ठीक, कि हम इनको कर्ज माफ दिया तो 4-5 हमारे नेताओं का नाम लिए। 2 योजना की इनको बता देता हूँ, गिनूंगा तो ये भूल जाएंगे। चावल 1 रुपया किलो में दे रहे हैं, बाजार में 30 रुपया किलो है। 15 साल से जो कांग्रेसी मित्र हैं, यदि उनका हिसाब करूं तो 35 किलो चावल का 1 रुपया मिल रहा है। 30 रुपया मान ले तो 1050 होता है एक महीने में। 12 महीने का 10,600 रुपया, और 15 साल का जोड़िया कितना कितना का चावल खाएं। दूसरा बात, जो धान का बोनस मिला है, मैंने पूछा था माननीय मुख्यमंत्री के परिवार के पास कितना जमीन है, माननीय टीएस बाबा के पास कितना जमीन है। 200 एकड़ से ज्यादा का है। शांत रहिए आप लोग, और 200 एकड़ में वो धान बेचे हैं 900 क्विंटल। 27 लाख 9 लाख 3 साल का बोनस भारतीय जनता पार्टी से पाए हैं। धान का बोनस जो हमने दिया था 13 से 18 में, तो 27 लाख 30 लाख का बोनस मिला है इनको। लिस्ट है पूरी, उनकी श्रृंखला है। तो कोई योजना, रुपेश जी, कोई योजना जब सरकार लागू करती तो या तो इसमें इनको बोल देना था कि ये सिर्फ कांग्रेसियों के लिए रहेगा। धान का जो 2500 है, ऋण माफ है, वो कांग्रेसियों। अरे सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुन लीजिए। वो लगेगा मिर्ची, लगेगा मिर्ची। शांत रहिए, सुनने की क्षमता प्लीज, नहीं है। आप लोग के पास आएंगे, और थोड़ा सा धीरज रखिए। और बता दूं, सुनिए, आप लोग सुनिए प्लीज। और बता दूं, सुनने की क्षमता तो है नहीं। सुनने आप की बोलिए क्षमता, सर, बोलिए। सुनने की क्षमता रखिए और पूछ लीजिए। और इसलिए रुपेश जी, क्या है कि छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है इन 5 सालों में। अभी एक बात और सुन लो, एक बार और। आप लोग प्लीज शांत रहिए, प्लीज।
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शांत रहिए। नहीं। आप लोगों के पास आएंगे, जो आपके सवाल हैं वो आपके दावेदारों से, उम्मीदवारों से पूछेंगे, रुपेश लेकिन फिलहाल जी- आप लोग शांत रहिए प्लीज। रुपेश जी, जी आप बोलिए। यदि हल्ला करेंगे तो ठीक है, आप बोलिए हल्ला सर, आप करें। बोलिए। मैं ऐसे हल्ला का जवाब देने जानता हूं, सुनने की क्षमता तो है नहीं। अरे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं सुन सकते तो ये क्या सुन पाएंगे? आप बोलिए हाँ, सर, आप तो अपनी इसलिए बात पे रहिए ना। मैं इसलिए बोल आप रहा अपनी हूं बात पे रहिए। कि कोई भी घोषणा पत्र होता है वो जनता के लिए होता है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, और उसमें भाजपा, कांग्रेस, बसपा या नहीं रहता। लेकिन कांग्रेसी इसी बात पर लगे हैं कि इनको इतना लाभ मिला, इतना लाभ मिला, इन्होंने इतना धान बेचा। 15 साल में कितना धान बेचे हैं बताएं ना। ये भी तो समर्थन मूल्य में 18 तक बेचे हैं। चावल तो खाए हैं, बोनस तो लिए हैं, कितने योजना का लाभ लिए। तो इसलिए दूसरी बात, आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है। छत्तीसगढ़ में माफियागिरी है, कानून व्यवस्था कहाँ है? शराब माफिया, भू माफिया, कोल माफिया, सब माफिया है। मुद्दा ही मुद्दा है। कानून व्यवस्था का क्या है? रोज चाकू चल रहा है शहर में, दिन दहाड़े गोली चल रही है। ये मुद्दे नहीं है, इनको मुद्दा नहीं दिखता। और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, व्यापारियों के साथ धोखा, श्रमिकों के साथ धोखा, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे पर ये सरकार गाजे बाजे के साथ विदाई होने जा रही है। चलिए कौशिक जी, मैं इन्हीं के जवाब से आपसे एक सवाल पूछता हूं। इन्होंने कहा कि मुद्दे बहुत सारे हैं, सरकार की विफलताओं पर आरोप लगाए, और जब तमाम विफलताएं हैं तो फिर जो बीजेपी का घोषणा पत्र था, जो पिछली बार का घोषणा पत्र था, और जिस तरह के बयान आप लोगों के उस समय आए थे, आखिर आपको इस तरह से लोक लुभावन घोषणा पत्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछली बार तो आपने कहा था कि धान खरीदी इतने रुपए में संभव नहीं है, आज आप उससे ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। अगर सरकार फेल्योर है तो फेल्योर के आधार पे आपको वोट मिलते जनता के, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लुभाने पड़ रहे हैं जनता को, तो ये जरूरत क्यों? देखिए, जब चुनाव की बात आई, छत्तीसगढ़ की पहचान किसानों से है। और जोगी जी पहले मुख्यमंत्री थे, मैं उस समय भी विधायक था जब छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो कितना धान खरीदी हुआ? जो धान खरीदी की मात्रा है, आज हम लोगों ने उसको बढ़ाया कितना? 60 लाख मीट्रिक टन, 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी। यदि सुव्यवस्थित रूप से उसके खरीदने का है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस धान खरीदी का बढ़ाया। उसके बाद में जब आप बोल रहे हैं कि जरूरत क्या है, तो जरूरत इसलिए है या तो ऑल पार्टीज घोषणा पत्र जारी न करें, और घोषणा पत्र बिना जारी किए लोकप्रियता के मापदंड पर चुनाव लड़े। और जब कोई पार्टी यदि घोषणा पत्र जारी करेगा और एक पार्टी से अपेक्षा करोगे घोषणा पत्र जारी ना करे, तो मैं समझता हूं नाइंसाफी होगी। इसलिए घोषणा पत्र जारी करना पड़ेगा। और घोषणा पत्र जारी करने के बाद में आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो माहौल है ना, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस को सांप सूंघ गई है। चलिए, कांग्रेस को सांप सूंघ गया। पिछली बार जब आप घोषणा पत्र लेकर के आए थे तो उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। पिछली बार आपने बहुत सारे वादे किए थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खूब सारे वादे किए हैं। इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वादे कर रही है, अभी घोषणा पत्र जारी किया है। सवाल है भरोसे का। भरोसा मैं बोलना चाह रहा था। जो भरोसा है, किसानों को भरोसा है, नौजवानों को भरोसा है। यदि हमने कहा है कि कर्जा माफ होगा तो हमने करेंगे। कर्जा माफ किया। करेंगे। हमने कहा कि हम 25 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे, और अभी 2660 और अभी 2800 रुपए में 1 नवंबर से खरीदेंगे। तो किसानों को भरोसा है भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार पर कि हमने धान खरीदी किया है। और हमने अगर अभी हमने घोषणा की है और घोषणा पत्र में यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर गरीब आर्थिक रूप से मजदूर हो, रोजगार हो, क्या मजदूर का बेटा सिर्फ मजदूरी करेगा? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। किसान का बेटा सिर्फ किसान बनेगा? ये कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। पार्टी चाहती है कि हर एक छत्तीसगढ़ में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा, चाहे किसी का भी बच्चा गरीब हो, केजी से लेके पीजी से लेके मेडिकल से लेके इंजीनियरिंग से लेके सबकी शिक्षा सबकी शिक्षा को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और शिक्षा का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने जलाया है। ये भरोसा है, और इस भरोसे को
भरोसे को ये जनता छत्तीसगढ़ की जानती है, इसीलिए कहते हैं हम भरोसा कितना पूरा भूपेश होता है है तो भरोसा विजय जी, है और विजय जी, कांग्रेस एक का मिनट बात भरोसा सुन लीजिए। बरकरार है। ठीक है, भरोसा कितना पूरा होता है तो 3 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। धर्मलाल कौशिक जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। घोषणा को लेकर आप कह रहे थे कि एक पार्टी घोषणा पत्र जारी करे और दूसरी पार्टी इस विषय पे आ रहा हूँ। सिर्फ हाँ, सवाल मैं तो वही सुन इस विषय पे लीजिए। आ रहा हूँ कि भूपेश है तो भरोसा है। सर्वानी जी ने पूरा कहा कि भरोसा है, भूपेश तो पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। कांग्रेस कह रही भूपेश है तो भरोसा है। भरोसा 3 दिसंबर को निश्चित रूप ठीक से हो जाएगा। भूपेश है तो भरोसा है। बरकरार है। 2000 करोड़ के घोटाला शराब में करने वाले को भरोसा है। जो कोल माफिया है, कोल माफिया को भरोसा है भूपेश के ऊपर में कि कोल माफिया को भरोसा है। मोदी में जो रेत खाने वाले हैं उनको भूपेश के भरोसा है। ठीक है, अगर वहाँ भूपेश है देश तो चलाने भरोसा है वाले तो को मोदी की भूपेश भी के ऊपर गारंटी भरोसा है, है। ऐसा नहीं है। मोदी की गारंटी देंगे। सवाल पे आइए, सवाल का जवाब दे दीजिए रजनीश जी, मैं आपके पास आऊंगी। जमीन के दलाली ठीक है। करने वाले उनको भूपेश के ऊपर 15 भरोसा लाख है। हर घर में हर खाते में आ गए ठीक है, हैं। एक बार पूरा सवाल भरोसा है, गारंटी में। रजनीश जी, आप लोगों के पास आ रहा हूँ, एक बस मिनट, एक मिनट थोड़ा सा दीजिए। सबर कर रजनीश लीजिए। जी, मेरा अब सवाल आप आपसे एक रहेगा, मिनट, जहाँ घोषणा तक पत्र महिलाओं की लेकर- बात आदरणीय धर्मलाल जी कोशिश कर रहे हैं। विजय, 1200 प्लीज उनको के बोलने दीजिए। सिलेंडर विजय, शराब के विजय। घोटाले वालों को किसके ऊपर भरोसा है? तो भूपेश के ऊपर भरोसा है। कोल स्कैम करने वालों को किसके ऊपर भरोसा है? तो भूपेश के ऊपर मोदी भरोसा पे, है। मोदी पे। ठीक है, सीमेंट खाने वाले को समझिए। किसके ऊपर भरोसा है? तो भूपेश कौशिक के जी, ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ। रजनीश जी, आप ही की घोटाला पार्टी जवाब से देना उनसे चाहता जवाब हूँ। मांग रहे हैं, भूपेश के दे ऊपर दीजिए भरोसा सर। है। सर, 1 मिनट उनकी भी बात जहाँ रहने मैंने दीजिए। भरोसे की बात कही, अरे सब घोटाला छोड़ दो यार। ठीक है, ठीक है। रजनीश जी, मेरा सवाल ये रहेगा, धर्मलाल कौशिक जी भी कह रहे थे कि एक पार्टी घोषणा पत्र जारी करती है, दूसरे की उपेक्षा क्यों नहीं? अगर जब वो प्रॉमिसेस करते हैं, वो घोषणा करते हैं, तो आप लोग रेवड़ी बताते हैं, आप सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ऐसा कांग्रेस कह रही है, फिर क्या दिक्कत है? यदि और उसको भी यदि- पूरा करने वाले नहीं है ना। उनको बोलने शुक्ला, दीजिए। ये प्लीज नहीं, पूरा थोड़ा नहीं सा होने सुन वाला लें, है। जवाब सुन लें। आप बोलिए, सुनने की बोलिए, यदि बोलिए। हिम्मत है तो आपने कहा कि आप घोषणा करते हैं तो रेवड़ी नहीं है, और आप जो घोषणा किए हैं कॉपी पेस्ट है। 3 से 18 ये तक कांग्रेस सरकार कह रही है, किसकी सर, थी? हम लोग नहीं कह रहे, कांग्रेस ये नहीं, कांग्रेस अभी कह रही है। कांग्रेस मैंने उनका कहा- आरोप है। हाँ। आपने मेरे से मैंने प्रश्न आप- किया मैंने है, आप पर आरोप मेरे नहीं से लगाया, प्रश्न कांग्रेस आपने आरोप किया है, मैं लगा रही है। आपको कोट करके बोल रहा हूँ कि हम जो घोषणा किए हैं कॉपी पेस्ट है। 3 से 18 तक किसकी सरकार थी? तेंदुपत्ता का बोनस, तेंदुपत्ता के चरण पादुका, चावल, धान का एमएसपी रेट कौन दिया था? वो 2018 में वो कॉपी पेस्ट किए हैं कि हम लोग कॉपी पेस्ट किए हैं? अरे 2018 में उन लोग भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट करके सरकार में आए थे। और रही दूसरी बात कि कितनी घोषणाएं पूरी हुई उनकी, आप किस आधार पर कह रहे हैं? मैं अभी 4 दिन पहले एक बड़े चैनल में इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ बैठा था। मैंने आरोप लगाया कि सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी गंगा जल के कसम खाएं कि शराबबंदी करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोली, टीवी में वीडियो है, सुन लो। राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या बोली? जिस दिन इनकी महारानी आई थी, 4 घोषणा की। जिस दिन महारानी आके 4 घोषणा की, उस दिन राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलती हैं टीवी में, उसका वीडियो मिल जाएगा बड़े चैनल में, कि भूपेश बघेल जी वहां नहीं थी, गंगा जल कसम मैं खाई थी। मैं बोला बहुत बढ़िया, स्वीकार करिए कि गंगा जल की कसम खाने के लिए आ रहे हैं। राहुल बाबा, मैं रजनीश सिंह जी से वो कसम खा के जाएंगे, बोलेंगे कि उसमें अगर- भूपेश बघेल नहीं थे, अगर रजनीश वो सिंह कसम जी नहीं खाए हैं। अगर रजनीश वो सिंह कसम- जी और माननीय धर्मलाल कौशिक जी ये कह रहे हैं कि 15 साल यहाँ पर सुशासन रहा, तो आज रमन सिंह जी का चेहरा कहाँ है मुख्यमंत्री के लिए? आज ऐसी क्या नौबत आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जी का चेहरा दिखाकर वो वोट मांग रहे हैं? मुद्दों की बात करिएगा। इसका जवाब आज मैं दे देता बिलासपुर हूं। के रहवासी और नागरिक ट्रेन को देखने के लिए तरस रहे। आज बिलासपुर में, जहां बिलासपुर सबसे बड़ा जोन है, जहां से सबसे ज्यादा पैसा जाता है केंद्र सरकार को, वहां के निवासी, वहां के लोग आज ट्रेन में यात्रा नहीं कर पा रहे। वो ट्रेन अदानी का कोयला उतारने में लगा। इसका जवाब दे बीजेपी के नेता। जवाब ले लेते हैं। जवाब दे दीजिए धर्मलाल रजनीश जी, कौशिक एक सवाल का जवाब आप दीजिए, कौशिक जी दूसरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, उसलापुर से कटनी जाएंगे तो सिंगल लाइन थी, और जब भाजपा की सरकार बनी तो डबल लाइन हो गई और तीसरी लाइन में वो चल भी रही है। अडानी वो कह रहे हैं उसके बावजूद रेल यात्री अडानी नहीं के है। कोयला से तीसरी ढुलाई लाइन के लिए पे। ट्रेनें मेरी बात तो कैंसिल हो रही सुनिए। हैं, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, वो आपने ये कह रहे हैं। 50 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलप किया नहीं, और आज हम जो कर रहे हैं, 50 साल में कुछ नहीं अरे हुआ तो हम ट्रेन बुलेट ऐसी ट्रेन चल रही है। इनके चलाने वाले 14 के लोग बाद हैं। सारी ट्रेन की पटरी बैठी है। बुलेट ट्रेन सारे अडानी स्टेशन
2014 के बाद बने हैं। अभी आप लोगों के सवाल आएंगे तो मैं आप लोगों से जवाब दूंगा। पूरा नरेंद्र मोदी आने के बाद ही रेलवे मजबूत करना पड़ेगा, तरक्की की है। और 5 को मजबूत करने के लिए समय लगेगा। अरे आप तो कटनी के लेकर के बिलासपुर तक सिंगल लाइन अच्छा ये बता दीजिए कि पहले क्या इतनी ट्रेनें रद्द होती थी? समय लगेगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। आने वाला समय जो बोल रहे हैं ना, ये जो रेल के बोल रहे हैं, एक दिन वो स्थिति आएगी कि रेल के पहचान भी हिंदुस्तान में बनेगी। मोदी जी रेल चलाए हैं। अभी ट्रेनें जो यात्रियों की कैंसिल हो रही है, धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि ट्रैक की प्रॉब्लम है, तो क्या ट्रैक तो पहले भी एक थी, तब भी ट्रेनें इतनी रद्द होती थी क्या? क्योंकि ये तो जनता से जुड़ा हुआ मसला है और बिलासपुर में इसको लेकर लंबे समय से आंदोलन है। ट्रैक कम थी, 5 छोटा था, अभी उसका लगातार वेल्डिंग करके बढ़ाई जा रही है, और बढ़ाने के बाद में आपको समय लगेगा। और जिस दिन वो ट्रेन के हो जाएगी ना, आपके 40 की स्पीड में नहीं दौड़ेगी रेलगाड़ी। अब हमारे तो 100 के ऊपर में दौड़ने वाली है, और उसके लिए स्थिति मजबूत करना पड़ेगा। ये पैसेंजर में कब तक ढोते रहोगे? एक आंकड़ा सुन ले थोड़ा कांग्रेसी भाई लोग हमारे, कि 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ को रेलवे के सुविधा के विस्तार के लिए 300 करोड़ रुपया मिला था। 300 करोड़ सुन लीजिए। और उसके बाद माननीय मोदी जी ने इस साल, सिर्फ इसी साल 3600 करोड़ रुपया दिया है प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए, सुविधा बढ़ाने के लिए, दोहरीकरण के लिए, तिहरीकरण के लिए, और फास्ट ट्रेन चलाने के लिए, वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए। निश्चित रूप से ये अभी प्रसव पीड़ा की दौर से गुजर रहे हैं, बहुत जगह स्थिति सुधार में आ चुकी है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता देखेगी कि रेलवे का सुधार जो हुआ है, सुविधा बढ़ा है, वो निश्चित रूप से आदरणीय रजनीश सिंह जी को समझ आ जाएगा। आदरणीय रजनीश सिंह जी, आप बहुत सहज और सरल व्यक्ति हैं। मैंने भरोसे की बात की कि क्या ट्रेन की बात आप कर रहे हैं, ट्रेन क्या रेलगाड़ी, मालगाड़ी का कोयला खदान, जो कोयला ढुलान है, जो कोयला यहां से ढुलाई हो रही है, क्या वो बंद है? यात्री ट्रेनें बंद है, या मालगाड़ी जो अडानी को कोयला जा रहा है वो बंद है? और दूसरी चीज, जहां मैंने भरोसे की बात की, भरोसा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर नहीं है। रजनीश सिंह जैसे अच्छे व्यक्ति को, जो कि बहुत ही सहज और सरल आदमी थे, आपका मौका, भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने अपना खत्म किया, आपको मौका नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी से आए लोगों को भरोसा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हट गया। ये भरोसे की बात है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, विधायकों का टिकट काटते हैं, हमको तो 2 दोनों काटे, पार्टियों में कटा इनका है। तो 22 कटा है, उसका जवाब दे। मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत सरल व्यक्ति है, आपका काम अच्छा है। मत करें, यदि मेरा चिंता मत करें, 22 टिकट कटा है, उसमें जवाब मेरा ये है यदि भरोसे की बात बिलासपुर छत्तीसगढ़ की सरकार बस ठगने का काम किया है। ये पहले क्यों नहीं बोला कि और मोदी केवल 1 साल का ऋण माफ होगा? ये इन्होंने घोषणा पत्र में ये शामिल नहीं किया। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था कि शिक्षा कर्मियों की वेतन विसंगति हो गया, स्वास्थ्य विभाग की वेतन विसंगति हो गया। एक सवाल का जवाब ले लें। आपने कई सवाल पूछे, फिर उतने सारे जवाब बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा ना। आप जवाब दीजिए, जो शिक्षकों की वेतन विसंगति का मसला है, जिसका वादा आपने किया था, जिसका प्रॉमिस किया था, उसको क्यों नहीं पूरा किया? शिक्षकों की भर्ती, वेतन विसंगति शिक्षकों की नहीं हुई दूर, ऐसा इनका आरोप है। रेगुलर क्यों नहीं देखिए, हुआ? 5 साल की सरकार थी, 2 साल कोरोना में निकल गए थे। सरकार ने विभिन्न मुद्दों पर, चाहे शिक्षकों की भर्ती का मसला हो और चाहे अन्य सुविधाओं की बात हो, सरकार उन वेतन विसंगतियों को भी दूर करेगी। और अभी तो सरकार 5 साल के लिए फिर से आने वाली है। जितनी विसंगतियां दूर है, हम उसको पूरा करेंगे। 1 मिनट में इस विषय पे 1 मिनट में बोल लेता हूं। मेरा सवाल केसरवानी जी को यही मालूम नहीं है कि वेतन विसंगति किसकी है, किसकी वेतन विसंगति जो बात करें वो मालूम नहीं है केसरवानी जी को। और इसलिए जवाब क्या देंगे बेचारे, सवाल सुन लीजिए। उनको मालूम मैं ही नहीं गांव से है। हूँ और आपकी एक योजना है नरुआ गरुआ गुरुआ बारी। हमारे गांव में रोज के रोज गाय है पूजा था भाई रोड में, और तेखर बाद तुहर जो गौठान है, वो गौठान में ना पानी है, ना तुहर चारा है, ना कुछ है। मैं आज के डेट में हमारे गांव में रोज के रोज आदमी आता है 150-200 गाय। स्वप्निल जी, गायों की स्कीम लाने के बावजूद गाय बदहाल हैं, इसका जवाब स्वप्निल जी आप दीजिए। आपको बता दूं
इसके पहले गाय का क्या हाल था, इनके अपने जो विधायक थे महासमुंद के पास 100 200 गाय उनके गौशाला में मरी पड़ी थी भूखे। जब हमारी ये योजना चालू हुई, ज्यादा से ज्यादा गायों को एक जगह इकट्ठा करके गौठान बनाया गया, वहां पर उनको अच्छे से चारा दिया गया, दवाई करा गई, बहुत अच्छे से उसका संचालन किया जाता है। चूंकि अभी इतनी बड़ी योजना को हमने समेटा है, बहुत अच्छे से लागू किया है। कुछ एक जगह हो सकता है, कोई भी सरकार काम करती है, कुछ जगह त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन आज भी ये गोबर की बात करते हैं। आज के समय भी गोबर बेच मैं यहाँ पर सबसे पहले भारत माता की यहाँ पर जितने भी भाई आए हुए हैं, चाहे वो भाजपाई बन के आए हो, चाहे कांग्रेसी बन के आए हो, मैं सबसे निवेदन करता हूँ शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपनी समस्याओं को रखिए। हमको अपना विकास करना है, भाजपा और कांग्रेस के चक्कर में फंसना नहीं है, ठीक है। महिलाओं को लेकर क्या सुविधा, आपको मैंने बोला ठीक है, महिलाओं को लेकर कैसी दिक्कतें हैं? सब सुविधाएं हैं महिलाओं को। मैं कौशिक जी से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। घोषणा पत्र बहुत देर से पूछ रहे थे कि भाजपा वालों ने क्या कांग्रेसियों ने क्या घोषणा पत्र डाला है, पूरा किए कि नहीं किए। मैं ये कहती हूँ, क्या आप इंतजार करते हैं कि कब कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी हो तो उसके बाद हम उनके पास एक जुमला और फेंके घोषणा पत्र के नाम से? और रही बात, हमारी सरकार ने कहा 20 क्विंटल अनाज लेंगे प्रति एकड़, इसके पहले क्या भाजपा सरकार सो रही थी? उसके बाद में दूसरा आज के डेट में इशू हुआ है कि 21 क्विंटल खरीदेंगे। ठीक है। मेरा सवाल सम्माननीय कौशिक जी से है, जिन्होंने अभी कहा कि धान का समर्थन मूल्य केंद्र के सहयोग से होता है। इनके ही शासित राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2183 रुपया और 2230 रुपए की खरीदी हो रही है, वहाँ के किसानों को क्यों नहीं लाभ देते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे धर्मलाल कौशिक जी से। एक सवाल आया था कौशिक जी आपसे कि जब केंद्र सरकार पैसे दे रही है तो वाराणसी में 1200-1400 रुपए में धान क्यों बिक रहा है? प्रथम प्रश्न ये था कि बीजेपी की घोषणा पत्र कांग्रेस की इंतजार कर रही है, आप उस प्रश्न को छोड़ दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी हो गई क्या? 29 घोषणाएं हो चुकी हैं। नहीं, प्रश्न यही आया है, हम लोग ध्यान से सुनते हैं। प्रथम प्रश्न यही आया, आप उसको यहाँ जैसे विधानसभा में रिकॉर्ड दिखते हैं ना, वैसे दिखवा लो। फर्स्ट प्रश्न यही आया। पहला सवाल वो होगा, दूसरा सवाल जो था वो उसका जवाब दीजिए। प्रश्न ये आया कि क्या घोषणा पत्र बीजेपी इंतजार करती है? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी हो गई क्या? सवाल है। चलिए कौशिक जी, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल सेकंड जो है, हाँ। मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, हाँ। कि यदि भूपेश बघेल जी 2500 में धान खरीद रहे हैं, इनका कहना है, आपका कहना है ना 2500 में खरीद रहे हैं, चलो नहीं, कितने में खरीद रहे हैं भूपेश बघेल? अरे रुको तो भाई, उनको खुद को मालूम नहीं है, पहले पूछने तो दीजिए 2-3 को बात करके। कितने में खरीद रहे हैं वो पूछ रहा हूं मैं, कितने में खरीद रहे हैं? अरे कितने में खरीद रहे हैं? आपको मालूम ही नहीं है घोषणा पत्र? देखो भाई, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ के आना चाहिए प्रश्न पूछने के पहले। और या तय कर लो, 4 मिल के तय कर लो कि कितने में सपोर्ट प्राइस तय करो, और तय करने के बाद में प्रश्न पूछना। मेरे कुछ सवाल कांग्रेसियों के लिए ले लेते हैं आप। नहीं रुपेश जी, उनका जवाब मैं दे देता हूँ, उनका जवाब मैं दे देता हूँ। सुन लो भाई, सुन लो, हेलो, मैं जवाब दे देता हूँ। आपने पूछा कि यूपी में कितने बिक रहा है, ये बताइए। यूपी में गोठान खुला, गोठान किस लिए खोला गया? घोटाले के लिए गोठान खोला गया क्या? गेहूं समर्थन मूल्य में लिया जाता है, हर रोज छत्तीसगढ़ में कम से कम 100 गाय मारी जाती है एक्सीडेंट से। फसल है उस मूल्य का लिया जाता है। रजनीश जी, जनता के सवाल सुन लें दीजिए, प्रमुख समस्याओं पर बात करिए। लगातार जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप, ये हुआ वो नहीं हुआ, स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पे, जो हाई कोर्ट बना हुआ है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर है। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बाईपास होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर 12 घंटे काम करता है। एब्सेंसी शहर की 12 घंटे कम हो गई है। यहाँ केवल व्यापार होता है बिलासपुर में, कोई भी और दूसरा चीज, कोई पर्यटन स्थल नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे केवल बिजनेस हब है। हमारा 12 घंटे का नुकसान हो रहा है यहाँ के व्यापारीगण में। अगर जो सड़कें हैं यहाँ की, बिलासपुर की सड़कें पर्याप्त हैं, केवल उनको ठीक से आपको मैनेज करना है लोगों से मिलके, कि ठीक ठाक प्रशासन के साथ मिलके।
यहाँ के दुकानदार, ऑटो रिक्शा वाले सब परेशान होते हैं। अगर ऑटो रिक्शा वाला 100 रुपए की सवारी बैठाता है तो 90 रुपया बेचारा ऑटो रिक्शा वाला वो ट्रैफिक जाम में खड़ा रहता है, वो अपनी जेब से देता है। तो ये सारी चीजें आम जनता की हैं, वो सुननी है हमको। आम जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। इतना बड़ा सीट को जीत के गए शैलेश पांडे जी, इतनी बड़ी जीत हुई थी जहां पे विधायक सुरक्षित नहीं है, विधायक का सम्मान नहीं हो रहा, तो वहां कैसे विश्वास करे जनता की जनता के साथ सम्मान होगा? जनता कांग्रेस इसका जवाब ले लेते हैं। दोनों सवालों को जवाब दे दीजिए। अभय जी, पहले सवाल का जवाब दीजिए कि बिलासपुर में जो ट्रैफिक की समस्या है, जो ट्रांसपोर्ट नगर की वजह से है, व्यापार में जो दिक्कत है, क्योंकि 5 साल आपकी सरकार रही तो जवाबदेही आपकी बनती है। देखिए, 15 साल जिन लोगों ने सरकार चलाई और 15 साल जो लोग मंत्री रहे, 15 साल 5 साल की बात मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको। 15 साल जो लोग मंत्री रहे वो बेसिक काम भी करके नहीं गए, तो 5 साल में जितना बेसिक काम करने का काम था हमने किया। और ट्रांसपोर्ट नगर माननीय नेता प्रतिपक्ष रहे धर्मलाल कौशिक जी का विधानसभा है, विधानसभा के वो विधायक है भी लाके कितनी बार मांग की उन्होंने, क्या प्रयास किया उन्होंने, उनकी निधि कहाँ गई थी? और हम अबे जी सवाल हम ये नहीं था। हम योजना बनाकर बीजेपी ने क्या किया ये हमने नहीं पूछा। हमने योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से शैलेश पांडे उन्होंने क्या किया उसके योजनाबद्ध तरीके से हम विकास कर रहे हैं। आज अरपा पे बैराज बन रहा है, आज अरपा पे 4 लेन बन रही है, आज बिलासपुर का नक्शा बदल रहा है, ट्रांसपोर्ट नगर का नक्शा भी हम बदलेंगे। सरकार कांग्रेस की केंद्र में हो या राज्य में, छत्तीसगढ़ की जनता के पिछले 5 साल में कान पक गए। घोटाले सुनकर गोठान घोटाला, दारू घोटाला, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, ये घोटालों की लाइन क्यों लग जाती है? कांग्रेस के आते ही ये जवाब छत्तीसगढ़ की जनता को। मैं हमारे वर्तमान विधायक शैलेश पांडे से और उनके प्रतिनिधि से क्वेश्चन करना चाहता हूं। आज जिस तरीके से आज जिस तरीके से हमारे शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, चाकूबाजी हो या क्या मॉब लिंचिंग हो, सब बढ़ा है। और हमारे विधायक जो है चाकू धार करते हुए वीडियो में नजर आते हैं। याद कीजिए, एक विधायक हो गए चाकू धार करते हुए वीडियो नजर आते हैं। तो क्या अगली बार अगर उनको जिताएं तो क्या वो अगली बार तलवार धार करते हुए दिखाई देंगे क्या? ये दोनों सवालों को जवाब दे दीजिए बारी बारी से। जहां तक शैलेश पांडे जी के सम्मान की बात मेरे मित्र साथी ने किया है, शैलेश पांडे विधायक बिलासपुर के सम्मान की बात किया है। मैंने पहले ही कहा आप सम्मान की बात करते हैं। रजनीश सिंह जी क्या काम नहीं कर रहे थे? रजनीश सिंह बेलतरा में एक अच्छे विधायक नहीं थे? रजनीश सिंह जी ने क्या अच्छा काम नहीं किया? जब आपके विधायक का सम्मान आपकी पार्टी में नहीं है और आप दूसरे पार्टी के विधायक के सम्मान की बात करते हैं। क्या विजय जी, सवाल आपसे पूछा जाता है, आप उधर टॉस कर देते हैं। क्या है, अभी अपराध की बात हमारे साथी ने की। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी खड़े हैं, विधायक भी खड़े हैं। सुशील पाठक की इसी शहर में हत्या हुई थी। हमारे एक पत्रकार साथी, सुशील पाठक की हत्या भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई। आज तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया। सर आप बोलेंगे आज तक हत्यारा पकड़ा नहीं गया, आपके टाइम में हुआ। सवाल ये है बिलासपुर में अपराध की बात, क्राइम को रोकने के लिए गंभीर प्रयास क्यों नहीं हो रहे? एक भी अपराधी जो FIR हुआ है वो जेल से बाहर नहीं है। सारे अपराधों में FIR होती है, कार्रवाई होती है और अपराधी जेल के अंदर रहते हैं। मैं धर्मलाल कौशिक जी से, बहुत सम्मानीय नेता धर्मलाल कौशिक जी, रजनीश सिंह जी से पूछना चाहता हूं, 15 साल का छत्तीसगढ़ का शासनकाल किया इन्होंने और 15 साल में सिर्फ कोई छत्तीसगढ़ी, चाहे वो धर्मलाल कौशिक हो चाहे रजनीश सिंह, उनका नाम नहीं चलता था। 4 नाम चलता था, अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, गौरी शंकर अग्रवाल, विजय अग्रवाल। ये अग्रवाल पार्टी थी और इनका चलता था। आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियों का है। क्राइम की बात, कहाँ कुंदन, कहाँ सुशील पाठक, कहाँ मनोज अग्रवाल, कहाँ गौरव बोबड़े, इतने सारे लोगों की हत्या हुई। मेरा सवाल है, आप लोग सब बात कर रहे हैं, ये बताइए 15 सालों में छत्तीसगढ़ की पहचान के लिए भाजपा ने क्या किया जो कांग्रेस ने किया? ये बताइए। यहाँ के खेल, यहाँ का खान पान, गढ़ कलेवा, हर चीज
छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा जो भूपेश बघेल ने दिया और उसे पूरा करके दिखाया। क्या भाजपा ने दिखाया? आज छत्तीसगढ़ को एक पहचान दिलाई है, छत्तीसगढ़ के व्यंजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ियापन, छत्तीसगढ़ी। कौशिक जी आप जवाब दे दीजिए, रंजन जी आप जवाब दे दीजिए। आज के आपके जेब में, मैडम आपके जेब में छत्तीसगढ़ का आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया है, तब है, तभी आइडेंटिटी कार्ड रखी है छत्तीसगढ़ के, ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे मित्र ने पूछा कि ये इनका राज चलता था, इनका राज चलता था। अरे राज्यसभा कौन कौन है थोड़ा देख लो, तीनों राज्यसभा को कितने घोर छत्तीसगढ़ी हैं। केटीएस तुलसी जी, रंजना यादव जी, अपने केटीएस तुलसी जी, राजीव शुक्ला जी, इनको देख लीजिए कहाँ के कितने बड़े वो छत्तीसगढ़ियां हैं। और आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही वो यदि भारतीय हो सकती हैं, और जिनका 3 पीढ़ी रहता है छत्तीसगढ़ के, वो भारतीय है, निवासी है, इसका प्रमाण पत्र आप बांटेंगे, डोमिसाइल आप देंगे कि कौन छत्तीसगढ़िया आप देंगे। और 21 साल तक अध्यक्ष एक इटली से आए हुए नागरिक को रखेंगे, इटली से आए हुए नागरिक को भारतीय बताएंगे, ऐसे लोग भारतीय बताएंगे और हमसे पूछेंगे। सर इनका भी सवाल सुन लीजिए। सर रजनीश जी, जो 1990 तक शादी होने के बाद यहाँ का नागरिकता नहीं ली थी, उसको अपना राष्ट्रीय आगे आपका जवाब आ गया रजनीश। अगला सवाल लेते हैं सर, अगला सवाल। सास का एक मिनट सर, एक मिनट, आप एक मिनट केवल। अरे मेरे से जो प्रश्न किया उसका अगर आरोप लग रहे हैं तो आपको प्रश्न का जवाब लेना पड़ेगा। 1 मिनट में आपको जवाब लेना पड़ेगा। अगर भारतीयता की बात कर रहे हैं ये, तो वो उस परिवार की बात कर रहे हैं जिस परिवार की सास ने इस देश के लिए अपनी जान दी, उस परिवार की बात कर रहे हैं जिसके पति ने इस देश के लिए जान किया, उस परिवार पर ये भारतीयता की बात करते हैं, प्रश्न करेंगे परिवार की बात करते हैं, भारतीयता का जवाब देना पड़ेगा, छत्तीसगढ़िया की बात करेंगे तो देश के लिए। एक मिनट बात सुनिए सर, ठीक है, एक मिनट बात सुनिए। आप लोग हर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन जब स्थानीय मुद्दे की बात आ रही है आप उस मुद्दे से पलट जा रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, प्रमाण पत्र मांगेंगे, जनता को बोलने दीजिए, उनका जवाब दीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, ठीक है, जवाब दे दिया आप, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। लोग रह रहे हैं मैं इतने शोर शराबे के बीच जो मुद्दा खास तौर से गुम हो गया, मैं युवाओं की ओर से कल मैं प्रचार करके चुनाव प्रचार जब घर गया, एक लड़का हमसे पूछता है, सर ये बताइए अगर इसी तरीके से पीएससी की परीक्षा चलती रही तो फिर हम तो डिप्टी कलेक्टर नहीं बनेंगे। मैं स्वयं आईएएस अधिकारी होकर रिटायर हुआ हूँ। आप ये देखिए कि कांग्रेस के शासन में युवाओं की आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। हाँ बताइए आपका मुद्दा। जी मैं बेलतरा विधानसभा से हूँ, मुपका और कॉलोनी विवेकानंद कॉलोनी। मुद्दा बताइए। और मेरे कॉलोनी में रोड नहीं है अभी तक, बाहर निकलना बरसात के दिन में इतना मुश्किल हो जाता है कि बाहर निकल नहीं पाते हैं। रजनीश जी आप ही को जवाब देना पड़ेगा अब इसका। कचरा लेने सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 2 बार कचरा कॉलोनी में आती है, जबकि हम पूरा टैक्स भी भरते हैं। विजय जी आप पीएससी घोटाले पर बता दीजिए कि आखिर क्या है, अब युवा कहाँ जाए, बार बार आरोप लगता है कांग्रेस पर। जो घोटालों की बात कर रहे हैं आप, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार में मैं दे रहा हूँ, आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक को दे रहा हूँ। 15 साल का छोड़ो, 15 साल में पीएससी में घोटाला नहीं हुआ। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार में कितने रोजगार के अवसर, कितनी नौकरियां निकली, पीएससी की बात करो। और नेता का लड़का, अधिकारी का लड़का, डिप्टी कलेक्टर बनने का उन्हीं को अधिकार है। देखिए, जहां तक आदरणीय धर्मलाल जी कौशिक जी पीएससी की बात कर रहे हैं, क्या किसी का बेटा अगर योग्य होगा या किसी का बेटा योग्य हो सकता है तो क्या उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि पीएससी के परीक्षा में पास हो सके? उसको यह अधिकार नहीं है क्या? और मुख्यमंत्री की घोषणा है कि यदि पीएससी में कोई घोटाला होता है, अगर साबित होता है तो उसको किसी भी स्तर पर बख्शा भी नहीं जाएगा। ये विश्वसनीयता और भरोसे की बात है। ठीक है, अब रजनीश जी बेलतरा पर आप जवाब दे दीजिए। बेलतरा पर जवाब उन्होंने कहा कि मोपका के विवेकानंद कॉलोनी में रोड नहीं है,
निश्चित रूप से हमारे विजय भाई अभी प्रत्याशी हैं बेलतरा से और MIC मेंबर हैं, एक वार्ड के पार्षद भी हैं मेरे विधानसभा से। बेलतरा नहीं, बिलासपुर के जो 4 विधानसभा के कई ग्राम पंचायत जिसमें बेलतरा सबसे ज्यादा प्रभावित है, लगभग 13 पंचायत और वार्डों को जो नगर निगम में शामिल किया गया और उनका राशि पूछिए, जो ग्राम पंचायत में राशि आती थी वो राशि नहीं आई है, चाहे लिंगियाडी हो, चाहे मोपका हो, चाहे मंगला हो। विजय भाई बता दें कि कितना अपने वार्ड में काम कराए हैं। क्यों? क्योंकि सरकार तो बिना सोचे समझे निगम का विस्तार कर ली, लेकिन एक कचरा डब्बा उपलब्ध नहीं करा पाई, आज नहीं करा पा रही है, एक बल्ब नहीं लगा पा रही है। जितना काम हमारे सरपंच लोग कर लेते थे, जितना विकास सरपंच लोग किए, उतना विकास इस सरकार ने बिलासपुर के नगर निगम क्षेत्र में, जहां 100 करोड़ रुपया सालाना आता था, 5 साल में 20 करोड़ आधा अधूरा आया है। तो बिलासपुर की जो स्थिति है, बिलासपुर के 5 विधानसभा की स्थिति है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो सिर्फ बेलतरा का दर्द नहीं है, ये 5 विधानसभा बिलासपुर सहित जहां से कांग्रेस विधायक है, जहां से तखतपुर में जहां कांग्रेस की विधायिका संसदीय सचिव हैं, उनके वार्ड में जाके देखिए कि ये सरकार ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। सरकार की प्राथमिकता बिलासपुर नगर निगम था ही नहीं, न माननीय मुख्यमंत्री जी का और न माननीय नगरीय प्रशासन का। ठीक है रजनीश जी, अब अगला सवाल ले लेते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के श्री कौशिक जी से और श्री रजनीश जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं आप? एक भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक नेता बताइए किससे। चलिए, मैं आदरणीय कौशिक जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तब आप दारूबंदी की बात करते हैं। आज आपके मैनिफेस्टो से दारू गायब है और आप स्वयं जब सत्ता में थे तो उसका सरकारीकरण किया आप लोगों ने। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी मंशा जाहिर करे कि दारूबंदी चाहती है, कि दारूबंदी वो स्वयं करना चाहती कि नहीं, ये बेचना चाहती। दारू का सरकारीकरण करने वाली पार्टी आप किस मुंह से लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे? कौशिक जी, कौशिक देखिए, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मेरी मंशा को मत जानिए। जिस बात को लेकर के आप वोट लेकर के आए, महिलाओं को छलने का काम किया और आपने पूर्ण शराबबंदी का काम घोषणा की और सरकार आने के बाद में वादा खिलाफी उतरे हैं। जनता आपको सबक सिखाएगी। ऐसा वादा खिलाफी नहीं होना चाहिए। आपके घोषणा पत्र में शराबबंदी नहीं है, जबकि इसको लेकर के लगातार आप लोगों ने सदन से लेकर के एक सवाल ये भी था कि भाजपा के घोषणा पत्र में गली गली में दारू बिक रहा है, गली गली में। क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में दारूबंदी का आप देखिए उसको है क्या? हमारे घोषणा पत्र को पढ़ करके आप बताइए। पार्टी ने बेईमानी आप लोग कर रहे हो, वादा खिलाफी आप लोग कर रहे हो, जनता के साथ नाइंसाफी आप लोग कर रहे हो। जब नया पॉलिसी बनाया तो 2000। कौशिक जी एक सेकंड, रजनीश जी आप ही जवाब दे दीजिए। वोट लेने के लिए आप लोगों ने 5 साल कुछ भी लिख सकते हैं वोट लेने के लिए, पर राज्य सरकार को और 5 साल में क्या किया आप लोगों ने? अभी ये क्या है कि आपके घोषणा पत्र में नहीं है, तो ये आप स्पष्ट कीजिए कि आपकी सरकार अगर बनती है तो शराबबंदी होगी या नहीं होगी? रुपेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये बात नहीं कहा है कि हम शराबबंदी करेंगे। जवाब इनको देना था। नहीं रही बात आगे क्या करेंगे, मैं बता दूं। प्रश्न ये था कि आप शराबबंदी आप चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारे चाहने को छोड़ दीजिए, अपने घोषणा पत्र को अमल क्यों नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी का जवाब मैं दे रहा हूँ। पॉपुलेशन में धीरे धीरे दुकान बंद किए थे और उसको 5000 पॉपुलेशन तक बंद करना था। जो आने वाले समय में हमारी घोषणा अगर सबसे ज्यादा तभी चालू हुई है शराब की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 डिस्पैरी चालू है, उसको उठाएंगे। ठीक है, देखिए चर्चा तो ये रात भर चल सकती है, आप लोगों के मुद्दे नहीं खत्म होंगे क्योंकि जनता भी लगातार अपने मुद्दे रख रही है। तो अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे और 23 की सरकार, मुख्यमंत्री कौन, सवाल लगातार जारी है और जिसका जवाब हम सबको 3 दिसंबर को मिल जाएगा। लेकिन हर मंच से जी चुनाव पर चर्चा कर रहा है और चर्चा लगातार जारी रहेगी। लेकिन देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चुनाव की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।